नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये ईरान की दमदार रणनीति है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को भी एक तरीके से बांध कर रख दिया है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं, या अगर बरसते दिखाई भी देते हैं तो वही गरज के साथ कुछ छींटे पड़ने जैसी स्थिति रहती है। गरजना वैसा नहीं कि जैसा इस समय असल में उनसे चाहा जा रहा होगा। कम से कम नेतन्याहू चाह रहे होंगे कि वैसा गरजें, और ये भी चाह रहे होंगे वैसा बरसें, लेकिन ना तो गरज वैसी है, और अगर गरज रहे हैं तो बरस तो बिल्कुल वैसे नहीं रहे, एकदम गरज के साथ छींटे ही हैं अगर वो बरस भी रहे हैं, जैसा इस समय बंदर अब्बास और दक्षिणी ईरान कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा है। और उसको भी कहा जा रहा है ये डिफेंसिव अटैक है। क्यों हो रहा है ऐसा, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इसी डिस्गाइज में अब किसी बड़े हमले की तरफ आखिरकार अमेरिका जाने वाला है, या अमेरिका कह रहा है बहुत हो गया, बस जितना पुश कर रहे हैं नेतन्याहू उतना ही थोड़ा बहुत आगे वो बढ़ रहा है। जरा देखिए खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल्लाह ने हार्मेस 450 ड्रोन गिराए, 450 एयर डिफेंस सिस्टम से ये ड्रोन गिराए गए। हिजबुल्लाह इधर लगातार आप देख रहे हैं न सिर्फ हमले कर रहा है, माकवा हो, हार्मेस हो, इस तरह के बड़े टाउटेड नाम उनके ऊपर भारी पड़ रहा है वो। और यहां यह भी देखा जा रहा है कि एफपीवी अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़े घातक तरीके से वो कर रहा है। लेकिन इधर इजराइल भी पलटवार कर रहा है। उसने आज बहुत सारी जगहों पर हमले किए हैं, और ये ठिकाने 150 से भी ज्यादा हैं। देखिए खबर, अगली खबर देखिए, इजराइल का कैरन डैम के पास भीषण एयर अटैक, डैम के जलाशय में गिरा हमले का मलबा। लेबनान ने बड़े जल प्रलय की चेतावनी दी कि इस डैम को अगर यूं ही उड़ा दिया गया तो यहां बहुत बड़ा जल प्रलय आ जाएगा। लेबनान की तरफ से यह वार्निंग दी गई है। यहां देखिए जो हमला किया गया है वो कितने करीब किया गया है। ये आपको डैम की दीवार दिखाई दे रही है, अगर आप राइट हैंड साइड में बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर देखिए आप, ये है डैम की वो दीवार, और उधर देखिए जहां कुछ ही दूर पर ये धमाका हुआ है, वो देखिए धमाका, यहां ये धमाका, और वहीं करीब डैम की दीवार। और इसीलिए लेबनान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर ये डैम की दीवार को नुकसान पहुंचाने वाला हमला साबित हुआ आने वाले दिनों में, तो यहां से भीषण जल प्रलय आएगा। डैम पर सीधा हमला हुआ तो तबाही तय है। लेबनान की अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया है लिटानी नदी के किनारे बसी बस्तियों पर भीषण खतरा मंडरा जाएगा, यह भी अथॉरिटीज की तरफ से चेतावनी दी गई है। यहां ये जो बांध आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर से इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हो जाता है तब जबकि आप जानते हैं कि इजराइल ये पूरी कोशिश कर रहा है कि लेबनान को हिजबुल्लाह से मुक्त तो कराया ही जाए, उसके सदर्न हिस्से में स्ट्रैटेजिकली इतनी बढ़त ले ली जाए कि वो ग्रेटर इजराइल वाले अपने सपने को भी आने वाले दिनों में साकार कर सके। और अगर ऐसा है तो यहां पर ये हमले हो रहे हैं, लेकिन इधर लेबनान की अथॉरिटीज की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर इसमें से किसी हमले ने डैम की दीवार को नुकसान पहुंचा दिया तो भीषण तबाही होगी। यहां ये तस्वीरें बता रही हैं कि दीवार के बेहद करीब ये हमला किया गया है। अब देखिए जरा अगली खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। रिहायशी इमारतों पर बमबारी का आरोप है। मलबे से बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। यहां भीषण अफरा तफरी की स्थिति देखी गई है। जरा इन आवाजों को सुनिए, आसपास बजते सायरन्स को सुनिए, और अंदाजा लगाइए यहां इस वक्त क्या हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रेस्क्यू टीम की तरफ से राहत के ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, और ये टायर सिटी से आई तस्वीरें। टर्की भी इस तरफ एक्टिव हो रहा है। एर्दोआन ने नेतन्याहू को खुली धमकी दी है। एर्दोआन ने कहा दुनिया के मुसलमान सबक सिखाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को तानाशाह करार दिया। इजराइल के खिलाफ एर्दोआन का ये बड़ा स्टेटमेंट है, और इसके रिपरकशंस भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। एर्दोआन का ये कहना कि तमाम मुस्लिम देश एक हो जाएं, और इसी में असल में आप देखें तो ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है, और उनका नेता मैं बन जाऊं। यहां खलीफा बनने की फिराक में एक बार फिर से एर्दोआन हैं। इजराइल के खिलाफ तो उन्होंने बोला ही, नेतन्याहू के खिलाफ बोला, उनको तानाशाह करार दिया। इसके बाद इस्लामिक कंट्रीज से कहा कि एकजुट हो जाओ इजराइल के खिलाफ। और फिर यहां आप तब देखें जब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है अब्राहमिक अकॉर्ड साइन करें और भी ज्यादा देश, उस समय तुर्की की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है इसके अपने मायने हैं।
तो आज की वो जो थीम जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि अगर इतना गरज रहे हैं ट्रंप तो बरस उतना क्यों नहीं रहे, गरज के साथ छींटों जैसी स्थिति क्यों है, क्या ये ईरान की दमदार रणनीति है? इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से बहुत जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। इनके पास जाने से पहले एक और खबर आपको दिखा देता हूं। लेबनान में इजराइल का बड़ा दावा, इजराइल ने 150 ठिकानों पर हमले किए। 150 ऐसे ठिकाने जहां उनको लगता है कि हिजबुल्लाह जहां से एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है या वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। इन इलाकों पर हमला हुआ है। 31 की मौत, 40 जख्मी हुए हैं। 50 लेबनानी शहरों को खाली करने की चेतावनी भी साथ में जारी कर दी गई है कि इन जगहों को लोग वक्त रहते खाली कर दें, क्योंकि यहां पर भी हमारे हमले आने वाले दिनों में हो सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि इसके बदले में चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान ने अमेरिका को भीषण सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका पर सीजफायर के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान का सैन्य तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ईरान के बीच जारी शांति समझौते को बड़ा झटका यहां माना जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों को बताया है नाजायज। और यहीं एक और खबर बता दूं, वो खबर यह है कि ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान में होने वाले हमले नहीं रुके तो हम यूएई में हमले शुरू कर देंगे। तो यूएई को हम चपेट में ले लेंगे। अगर लेबनान को लेकर जो हम लगातार कह रहे हैं कि इजराइल वहां जो कार्रवाई कर रहा है वो ठीक नहीं है और ये शांति प्रयासों के लिए बड़ा गंभीर झटका है ये, अगर अब ये बातें हमारी जो है उनको माना नहीं गया तो हम यूएई पर हमला शुरू कर देंगे। यूएई पर हमला, एक तरफ ये कहा जाना कि हमारी कोई भी जो इस्लामिक देश है उसके साथ कोई अदावत नहीं है, वो तो वहां बेसिस ऑपरेट हो रहे हैं वहां से अमेरिका के, इसलिए हमको हमले करने पड़ रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट करने की कोशिशों की, उम्मा की बातें भी, और दूसरी तरफ ये कहना कि अगर आप लेबनान में हमले नहीं रोकते हैं तो हम यूएई पर हमला शुरू कर देंगे। नेशंस को चेक करने की कार्रवाई चल रही है दोनों देशों के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच की कौन पहले गिवन करता है, या तो सीज फायर डील के लिए या लड़ाई शुरू करने के लिए। और कई लोग समझते हैं कि ये ट्रंप और नेतान्याहू दो अलग अलग हिस्से में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों मिलके चल रहे हैं। और ये जो सीज़ फायर अगर की जो डील थी, अगर उन्हें करना था तो ये लड़ाई से पहले हो जाती, क्योंकि ओमान की जो बातचीत चल रही थी उसके अंदर ईरान ने बड़े क्लियरली बता दिया था कि भाई हम आपको अपना यूरेनियम मटेरियल डाइल्यूट कर देंगे और हम आपको दे देंगे। मगर इरादा कुछ और है, निगाहें कहीं और हैं। और जो ये पूरे अटैक चल रहे हैं इजराइल के हिजबुल्लाह के ऊपर, ये मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर है। लेबनान की ज़मीन है मगर अटैक हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे हैं। और आप ये देखिए कि उसके इतनी अटैक के बावजूद हिजबुल्लाह के पास में वो कैपेसिटी है और ताकत है, वो उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। उसके पास में इतने असलाह हैं, इतने हथियार हैं, इतने इक्विपमेंट हैं कि इन अटैक्स को वो डिफीट करने के भी काबिल है। तो एक तरफ आप इनकी काबिलियत को देखिए, और वो जो एक तहस नहस करने की जिम्मेदारी थी वो हो नहीं पाई अभी तक। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा खींच रहे हैं ताकि जब ये पूरा का पूरा अटेंशन इजराइल और अमेरिका एक साथ जुड़ करके ईरान के ऊपर कर सकें। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये चाहता है कि सीज फायर की जो कार्रवाई है वो डील उसके ऊपर साइन हो। और पिछली बार भी हमने बात करी थी, उनका इरादा ईरान को नेस्त नाबूद करने का है। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं सर कि इरादा नेस्तो नाबूद करने का है ईरान को, नंबर एक। नंबर दो, आप ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक ही पेज पर हैं। अगर ऐसा है तो फिर फोन पर इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो जाती है कि कहा जाता है, ऐसा लग रहा था नेतन्याहू के बालों में आग लग गई है। ये सब जो कहा जाता है, क्या ये गैलरी के लिए एक अलग से कोई मैसेज देने की कोशिश होती है क्या? ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन यहां पर देखिए, ट्रंप अगर गरज रहे हैं तो बरस क्यों नहीं रहे हैं दुनिया में? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये तो बहुत दिनों तक खिंच गया ना। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था ना कि घड़ी की सुइयां जो है बहुत तेजी से चल रही हैं और ये टिक टिक जो है अगर समझौते की तरफ ईरान नहीं गया तो ये उसके खिलाफ जाएगी और ईरान का वजूद समाप्त होने की बात आ जाएगी। अगर वो ये कह रहे थे, और वाकई टाइम कंस्ट्रेंट भी एक है जिसको वो टाइमलाइन को दिमाग में रखकर ये बात कह रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पेंटागन ने ईरान के संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार की है, लेकिन ये लिस्ट तो वैसा हो गया है जैसे ये हर कुछ दिनों में कुछ मीटिंग बुलाई जाती है। अभी जैसे आज 8:30 बजे फिर कैबिनेट के साथ मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये लिस्ट तैयार करना, ईरान के संभावित टारगेट के बारे में एक फहरिस्त तैयार कर लेना, ये
केवल इतने ही तक है क्या, या आने वाले दिनों में ये कुछ होता हुआ भी ईरान को दिखाई देगा, या जो जिसकी झलक उसको बंदर अब्बास दक्षिण ईरान में देखने को मिल रही है? संभावित टारगेट से एक तरफ शांति समझौते के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये लिस्ट जो है, क्या किसी भी हिसाब से माना जाएगा कि उस माहौल को कंड्यूसिव बनाने के लिए है बातचीत के? दूसरी तरफ पेंटागन अधिकारी भविष्य में ईरान पर हमले की तैयारी की बात लगातार करते रहते हैं। पेंटागन का मानना है कि वार्ता अभी बेहद कमजोर पड़ रही है, लिहाजा हमको अपनी तैयारी रखना चाहिए। अब पेंटागन के टारगेट पर यह भी कहा जा रहा है कि मिसाइल बेस हैं, ड्रोन कारखाने हैं, नेवल एसेट्स हैं, पेट्रोकेमिकल संयंत्र हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, ये सब की लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन क्या ये वाकई पेंटागन ये लिस्ट तैयार करेगा, फिर वो लिस्ट जो है किसी ना किसी माध्यम से बाहर आएगी और ये कहा जाएगा देखिए साहब पेंटागन ने लिस्ट तैयार की है? पेंटागन के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे कंसील्ड टारगेट्स हैं जो सतह पर नहीं हैं, सरफेस के अंडर हैं। पेंटागन के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे कंसील्ड टारगेट्स हैं जो सतह पर नहीं हैं, सरफेस के अंडर है। और उनको ये क्या, ये दुनिया में बच्चे को अगर पता है तो क्या ये पेंटागन बड़ी मशक्कत के बाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद ये लिस्ट तैयार हो रही है और उसके बाद कहा जा रहा है टारगेट छिपे हुए हैं, इनको तबाह करना मुश्किल होगा? ये सब चल क्या रहा है श्रीवास्तव सर? ठीक है दिनेश, इस वक्त ट्रंप साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो डील कैसे करें जो 2015 में ओबामा की डील से बेटर हो। ये बहुत बड़ी चुनौती आ गई है क्योंकि ये वॉर ऑफ चॉइस है और उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूछना चाहती है और बार बार पूछ रही, रेटिंग भी बहुत गिर रही है। 62% पीपल एज ऑफ नाउ यूएस सिटीजन्स दे वांट टू नो व्हाई आर यू फाइटिंग दिस वॉर। तो उनको कुछ तो लेके जाना है। और आपने जो बात बताई बहुत अच्छी बताई कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो अभी उन्होंने जो अटैक किए बंदर अब्बास पे उसको डिफेंसिव एक्ट बोला। डिफेंसिव एक्ट का मतलब किसी ने ऑफेंस किया आपके ऊपर। तो वो क्या था, बीच में खबर आई थी कि F-35 के ऊपर अटैक हुआ है, एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराया गया है। तो क्या अभी भी ईरान के पास क्षमता है इन असेट्स को गिराने की? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब जहां तक आपने नेतन्याहू और ट्रंप की बात की, उसमें एक बात बहुत खास तौर से देखने वाली है कि दोनों एक पेज पे हैं कि नहीं है, लेकिन नेतन्याहू बड़ी तेजी में लग रहे हैं। शायद उनको ट्रंप ने बोला है जो करना है 2-4 दिन का टाइम है उसमें कर लो, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं। डोमेस्टिक ऑडियंस ट्रंप की एक तरह से प्रेशराइज कर रही है, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है कि दिस वॉर मस्ट एंड, बिकॉज इसका जो एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रही है विश्व में, वो अपने आप में एक अलग संभावना पैदा कर रही है हर तरह की, जिसमें कि अगर आप कर्नल मैकग्रेगर को सुनते हैं तो उनकी वजह से ये पता चलता है कि फेमिन भी आ सकता है। या पीपल हु आर डाइंग ऑफ हंगर नाउ, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो आपके फूड नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, बहुत सारी फर्टिलाइजर। लेकिन अब सवाल ये है सर कि अगर ये 2-4 दिन में कर लो वाली बात थी, तो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं। कई न्यूज एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि आज का दिन था जो जिसके लिए कहा जा रहा था नेतन्याहू की तरफ से, तो फिर आज का दिन टाला क्यों गया? सवाल ये है कि कौन किसको कह रहा है और कौन किसकी मान रहा है। नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो ट्रंप मान रहे हैं, जो ट्रंप कह रहे हैं वो नेतन्याहू मान रहे हैं, या दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं? और क्या ये एक पेज वाली बात मानी जाए? सर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का क्या दावा है जरा वो भी देख लीजिए। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री कह रही है दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर पर उतर आया है। अब क्यों उतर आया है? क्योंकि सैन्य मोर्चे पर उसे बेहद बुरी तरह नाकामी हाथ लगी है, इसलिए वो अब जो रास्ता अपना रहा है वो आर्थिक दबाव का अपना रहा है, साइबर हमले जैसी रणनीति इसमें शामिल है और समाज में उकसावे की रणनीति भी इसमें शामिल है। अब वो हाइब्रिड वॉरफेयर पर उतर आए हैं, वो जिसको कन्वेंशनली जो आप काइनेटिक वॉर कहते हैं वो सीधे सीधे हो सकता है उतना ना दिखाई दे, लेकिन और इसकी वजह वो ये बता रहे हैं क्योंकि इनको सैन्य मोर्चे पर बड़ी बुरी तरह शिकस्त झेलने को मिली है। ये एक स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट है या ये मैटर ऑफ फैक्ट दिखाने वाला स्टेटमेंट है? श्याम सर नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छा कहा आपने दिनेश जी। देखिए वैसे तो मैं शांति प्रिय हूं, सबको सब चाहते हैं जल्दी से जल्दी डील हो जाए, लेकिन बात यहां पर कुछ और है। आपने हाइब्रिड श्याम सर जी, अगर आप पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि आप शांति प्रिय हैं कि नहीं, उनका यही स्टेटमेंट आएगा मैं शांति प्रिय हूं। नेतन्याहू से पूछिए, कोई ऐसा आदमी आप बता दीजिए। आप मुझे भी ऐसे ही मान के चलो, कहीं पे निगाहें नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल चाहिए। तो मैं उसकी अपेक्षा नहीं करता, पर मेरी भी यही लाइन है। शिकारी अमेरिका पंजों पर है, शिकारी अमेरिका पंजों पर है, ईरान पहले से शिकंजों पर है। अब समझिए ये पहले से तैयारी की गई थी, सब कुछ पता था अमेरिका को ये वॉर एनालिसिस के बाद रुकेगा। ईरान के कई लीडर कह रहे हैं
उनके पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि ऑपरेशनल पॉज ले लेगा, डील कर देगा, फिर से स्मेल करेगा, इंटेलिजेंस गैन करेगा, पॉलिटिकल कवर करेगा और फिर से मारेगा। क्या लिवरेज बचेगा मेरे पास? मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दूं, वो मेरा सबसे बड़ा कोहर्सिव वेपन है। आगे बात के पोस्ट वार रियलिटीज क्या रह जाएगी? ईद के दिन में जब वो मैसेज देते हैं कि मिडिल ईस्ट को कवर नहीं करेगा गल्फ, और हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे मारने के लिए। अमेरिका ने कहा है कि अब्राहम अक्रॉड कर लो, तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी वो कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट उनके पहलू में आ जाए, और ईरान कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे। ये समझिए दोनों तरह की बातें, बड़ा भारी निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैंने इसका आकलन किया जब ब्लॉकेट के ऊपर लिखा 15-16 मार्च को, और जब मैंने कहा कि डी डे आने वाला है, जिस दिन ऑल 6 फोर्सेज जो सेंट्रल कमांड के हैं, चाहे वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एआई, स्पेस एंड स्पेशल फोर्सेज, जब एक साथ 10,000 सैनिक जो बाहर से आए हुए हैं, ये सब मिलकर स्ट्रैटेजिक कमांड के साथ, न्यूक्लियर सबमरीन के साथ, और दूसरे देश जो टैसिट सपोर्ट दे रहे हैं, चार्ल्स डिगॉल जैसे लोग, ये सब जिस दिन मिल जाएंगे, तब जाके आप देखेंगे क्या होगा। अब एक और बात मैं जल्दी से, लेकिन फिर जो आपने 16-17 तारीख को इस पर एक राइटअप लिखा, उसमें आपने क्या अज्यूम किया था? कब तक ये होने वाला है? अनलिमिटेड वॉर। पहले तो मैंने ब्लॉकेट की विस्तार से चर्चा नहीं, तो आपको दिखाई दे रहा था कि ये वो विंडो है जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। 100%। आप कौन सी विंडो है सर? मेरे चारों में मैंने बड़ी अच्छी तरह, पिवोटिंग ग्राउंड एंकर, काम एंकर, पिवोटिंग ग्राउंड, सेंट्रल कमांड शिफ्टिंग फ्रॉम ग्राउंड एंकर टू पिवोटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड। नहीं सर, बातें की मैंने उसके ऊपर। सर ये तो हमारे दर्शकों को तो ये आपका बहुत सारा टेक्निकल मामला है, ये अगर वो समझना चाहें कि वो कौन सी जगह है जहां पर अमेरिका हमला कर सकता है। बताता हूं मैं, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड। कब टाइम? बिल्कुल, ये जो आपने अटैक देखा, ये बंदर अब्बास पे, आप वो पकड़ा था उसने 1988 में, एक बोट को पकड़ा था माइन लेते हुए, और यूनाइटेड नेशन में गया, प्रूफ किया कि माइन लगाया गया था। ठीक है, बोट पे आपने अटैक किया, F-35 की क्या जरूरत थी आपको? बंदर अब्बास क्यों जाना था? नहीं। स्मेल किया आपने, आपका एम्फीबियस लैंडिंग की रेट्स जो नई होगी वो थी, उसकी तैयारी है। सर वो टाइम नहीं मिल रहा है जो मैं सुनना चाहता हूं। आप बाकी बातें बता रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव है, जोश के साथ बता रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं मिल रहा है जिसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। खुद को अगले संभावित युद्ध के लिए वो तैयार कर रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार ईरान मान रहा है। अगली खबर दिखाइए। ईरान जो तैयारी कर रहा है, उस तैयारी में क्या क्या शामिल है, और पेंटागन के प्लान के खिलाफ पेंटागन अपनी तरफ से लिस्ट जारी कर रहा है, लेकिन इधर तैयारी क्या है? इधर लेबनान में इजरायली हमले से भड़का हुआ है ईरान। उसने कह दिया हम तो यूएई तक को भी छोड़ेंगे नहीं, आप यहां लगातार हमले कर रहे हैं। खैर पांडे सर कह रहे हैं कि इसको लेबनान पर हमला ना कहकर हिजबुल्लाह के ठिकाने जो लेबनान में हैं उन पर हमला कहा जाना चाहिए। यह पॉइंट ऑफ व्यू है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। ईरान की धमकी, लेबनान पर हमले जारी रहे तो यूएई पर हमला कर देंगे। लेबनान बना नया टेंशन पॉइंट। हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों को लेकर सीजफायर उल्लंघन माना जा रहा है, और इजराइल का कहना है लेबनान सीजफायर का हिस्सा ही नहीं था। इजराइल के साथ बढ़ती पार्टनरशिप से ईरान के टारगेट पर यूएई आ गया है। क्या ये फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट तो करती थी, लेकिन क्या ये और गहरा रही हैं, और जितना लंबा ये खिंचता जाएगा ये उतनी गहरी होती जाएंगी? या टर्की की अपील, पाकिस्तान की तरफ से मुस्लिम नेटो बनाने की कोशिश, या ईरान की तरफ से ये कहना कि हम किसी के दुश्मन नहीं है और ये वक्त है सारे लोगों को एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए और इस्लामिक वर्ल्ड को एक हो जाना चाहिए, क्या ये उस तरफ जा रहा है? आशीष, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, दो फ्रंट मैंने हमेशा से ही अलग से देखे हैं, एक बड़ा फ्रंट एक छोटा फ्रंट। हालांकि ये ज़रूर दिखाया जाता है यूएस और इजराइल की तरफ से कि लगातार ईरान हिजबुल्लाह को लेकर उसे इंक्लूसिव डील के तौर पर चाह रहा है कि आप चाहे कोई भी सीज फायर कीजिए या फिर लॉन्ग टर्म। लेकिन एक बात मैं आपसे आशीष कहना चाहता हूं, क्योंकि वो इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहा है और ईरान का प्रॉक्सी कहलाता है, तो बीच बीच में कॉन्सोलेशन प्राइस जैसा एक स्टेटमेंट आता है कि हम आपके साथ हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन ये तो हर दिन के हिसाब से दर्जनों हमले, 150 हमले एक दिन में हो रहे हैं, तो केवल जुबानी जमा खर्च से काम नहीं चला रहा ईरान। आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों तरफ से वो ऐसा नहीं है कि आज 24 से 48 घंटों में हमें आईडीएफ के स्ट्राइक्स देखने मिले हैं, और हिजबुल्लाह भी लगातार अपनी तरफ से वो भले ही प्रॉक्सी है असिमेट्रिक वॉरफेयर में, लेकिन एक्टिव तो वो भी है, अपने ही डोमेन में है। हम ही ने अभी 1-2 दिन में पहले दिखाया कि किस तरह से नाइट विजन ड्रोन तक वो जा चुका है, थर्मल रेडार्स का यूज कर रहा है। एक आतंकवादी ग्रुप ठहराए जाने की कोशिश करने वाले ग्रुप को लगातार आप जिस तरह से अपग्रेडेशन देख रहे हैं, तो असिमेट्रिक वॉरफेयर में हिजबुल्लाह भी अपना फ्रंट लगातार खोले हुए है, संभाले हुए। नहीं, हिजबुल्लाह तो कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह वहां मौजूद है।
मैं कह रहा हूं ईरान उसकी हिमायत में जो करता है वो केवल जुबानी जमा खर्च है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है? उसके सप्लाई की, उसके सपोर्ट के बिना हिजबुल्लाह सस्टेन नहीं करेगा, फंडिंग के बिना, सपोर्ट के बिना सस्टेन नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो सिर्फ वो जो है वो केवल जुबानी जमा खर्च नहीं है, इधर जो सप्लाईज है उसको रिप्लेनिश किया जा रहा है, उनके रिसोर्सेज को वो ईरानी कर रहा है, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगली खबर देखिए, आशीष ने ये खबर दिखाई है, तो आगे वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। ईरान ने एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन तो ऐसे मारे जा रहे हैं, अभी तक कहा जा रहा है कुल जब से युद्ध शुरू हुआ है 35 से 40 के आसपास टपका दिए गए हैं। IRGC ने ड्रोन गिराने का नया वीडियो जारी किया है। ईरानी एयर डिफेंस ने केशम द्वीप के पास हमला किया। एयर डिफेंस से मिसाइल लॉन्च और हिट का वीडियो। अमेरिकी MQ-9 इंटरसेप्ट होने के बाद खाड़ी में जबरदस्त टेंशन। MQ-9 या फॉर दैट मैटर RQ-4 ये ऐसे क्यों मारे जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? अभी आपने श्रीवास्तव सर इसका जिक्र भी किया था। ये और फिर वो जो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि हमने तो ऑब्लिटरेट कर दिया है उनके एयरफोर्स को, और उनके एयर डिफेंस को और उनकी नेवी को, ये क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ठीक है, अभी आशीष एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेकिन तब तक आप ये बेसिकली देखिए ऐसा है, जो ये ड्रोन्स हैं इनका सिग्नेचर जो है, रेडार सिग्नेचर इसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से इन पर निशाना लगाया जा सकता है, वो काफी बड़ा होता है, पहली बात ये। और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इराक में तो उस वक्त, उस जमाने में वो सक्सेसफुल थे, लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, वो जानते थे कि इनका उपयोग होगा, उन्होंने इसकी कार्ड बना के रखी थी। इसीलिए ट्रंप बार बार जो कहने की कोशिश कर रहे थे, और अपने यहाँ मोटिवेशनल एक तरीके से मैं लेक्चर मानूंगा, इनकी मिसाइल कैपेबिलिटी और जो एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई है, ये बात मैंने आपसे पहले चरण में बताई। तो सर ये तो बड़ा पुअर स्ट्रेटजी है अमेरिका के बिहाफ पे। नहीं, वो जो वहां मुझे सबसे ज्यादा दिनेश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सबसे ज्यादा जो मुझे अभी वो हो रहा है, जो मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर रहा है, F-35 अगर उसको इन्होंने हिट कर दिया है, जो बात आ रही है मीडिया में, हाँ बिल्कुल, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो तो स्टेल्थ फाइटर है, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग फाइटर्स। उसको अगर आप कर सकते हैं, इसका मतलब आपके पास सैटेलाइट फीड भी आ रही है, इंटेलिजेंस भी आ रही है, और आपके पास वहां जाने तक की तरकीब भी है। उसके लिए आपको S-400 या उस क्लास के मिसाइल चाहिए, तो क्या वहां है क्या? अब सवाल ये है कि अगर ये MQ-9 रीपर ऐसे मारा जा रहा है, तो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या कह रहा होगा कि भाई इसको ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, रही सही इज्जत भी चली जाएगी क्या? आशीष आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये MIC ये लगातार चाहेगा, नो डाउट। उनकी बेइज्जती MIC की तो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी दिखाई देती है, लेकिन वो बिजनेस भी तो बढ़ता है, तो वो केवल कोलैटरल डैमेज के तौर पर। कितना हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जो टेक्निकली यहाँ पर MQ-4 ट्रिटन और MQ-9 रीपर, इंडिया भी बाय द वे MQ-9 रीपर ले चुका है, ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है, वो वहां पर 25 जा चुके हैं। आप मानिए एक एक ड्रोन यहाँ पर 30 मिलियन US$ का है, और ऐसे लगभग 2500 ऑलरेडी गिर चुके हैं। UAV लैंड करते ही लड़ाका उसे लेकर निकला। इजरायली एयरफोर्स ने उसी वक्त एयर स्ट्राइक की। आशीष जल्दी से भी बताइए। स्टेप वाला सीक्वेंस है, कुछ समय पहले IDF ने ये वीडियो रिलीज किया है। सबसे पहले दिखाई देगा दर्शकों को, इनफैक्ट वी कैन गो फुल फ्रेम ताकि दर्शकों को पूरे क्लियरली स्टेप दिखाई दे। पहला वो हिजबुल्लाह का ड्रोन जाता है, और इसके ऊपर जहां से तस्वीर ली जा रही है वो IDF का एयरक्राफ्ट है। हिजबुल्लाह का एयरक्राफ्ट ये रहा, देखिए ये ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है, वो लैंड करता है या गिरता है ये पता नहीं, लेकिन जब जमीन पे जैसे ही जाता है, देखिए गिर गया। अब उसके बाद में ये गोल दिखाई दे रहा है, हिजबुल्लाह का जो प्लेनिस है वो जाता है उसे कलेक्ट करने, और उसके बाद IDF बॉम्ब करता है, दोनों एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये सीक्वेंस ये क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से बहुत हाई इंटेंसिटी पेट्रोलिंग IDF की एयर सर्विलेंस चल रही है। ये जो तस्वीर है आप देखिए जरूर, जनरली आपको ड्रोन किसी दूसरे एरियल प्लेटफॉर्म से शूट बहुत कम दिखाई देता है, ये यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि उनके एयर सर्विलेंस इतने अच्छे और स्ट्रांग है IDF के कि वो उड़ता हुआ ड्रोन भी कैप्चर कर ले रहे हैं। अगली खबर की तरफ, ईरान वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रंप की छवि खराब हो रही है। अमेरिकियों को ट्रंप पर जरा भी यकीन नहीं रह गया। यूरेनियम की जिद के खिलाफ भी अमेरिकी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। देखिए जरा, अपने ही घर में किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? सवाल ये क्या घनघोर कंफ्यूजन है? ईरान युद्ध पर में अमेरिका क्या कंफ्यूज दिखाई दे रहा है? जरा देखिए, ईरान युद्ध पर अमेरिका में कंफ्यूजन क्यों, कैसे? युद्ध लंबा चलना चाहिए क्या, यह सवाल पूछा गया था अमेरिकियों से। 39% ने कहा हां, 61% ने कहा ना, लंबा नहीं चलना चाहिए। यही तो कह के आए थे, फॉरएवर वॉर नहीं चाहिए हमको। फॉक्स न्यूज के हवाले से फॉक्स न्यूज ने यह पोल कंडक्ट कराया था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप को यूरेनियम की जिद छोड़ देनी चाहिए क्या, यह भी सवाल था।
53% लोगों ने कहा हाँ भाई साहब छोड़ देना चाहिए, इस जिद के चलते हॉर्मुज बंद है, अब बहुत हो गया, अब ये छोड़ दो। क्योंकि पहले भी तो ये कहा जा रहा था कि उनके पास यूरेनियम है लेकिन वो बॉम्ब बनाने वाले हैं, ऐसी कोई खबर नहीं थी। 37% कह रहे हैं नहीं ये जिद ठीक है, अब जब यहां तक चले आए हैं तो ये भी पूरा कर ही देना चाहिए। अब आगे देखिए जरा, ईरान को लेकर ट्रंप के फैसलों पर आपको भरोसा है क्या, पूछा गया अमेरिकियों से। 59% लोगों ने कहा ना हमको भरोसा नहीं है। 20% लोगों ने कहा हाँ जो कह रहे हैं अगर कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे। ट्रंप की परमाणु डील के बाद ईरान एटम बना पाएगा क्या? अगर मान लीजिए परमाणु डील हो भी गई, इन्होंने नष्ट कर दिया, कैप्चर कर लिया, कुछ भी कर लिया, क्या उसके बाद भी ये बम बना लेंगे आने वाले दिनों में? तो इस पर हां कहने वाले 65% लोग थे, जिनको ये लगता है कि ये जो 450 किलो यूरेनियम है इसको अगर ले भी लिया, कहीं नष्ट भी कर दिया तो उसके बाद दोबारा बना लेगा। 65% लोगों को ये लगता है, 30% लोगों को लगता है ना इतना यूरेनियम गायब कर दिया उसके बाद तो ईरान एकदम कभी बना ही नहीं पाएगा। अब ये क्या, ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका के भीतर उनकी क्रेडिबिलिटी इस समय कहां चल रही है। क्या इसीलिए वो गरजते तो हैं लेकिन बरस नहीं पा रहे हैं? अब जरा आगे चलिए, साउथ ईरान के स्पेस में अमेरिकी F-35 के घुसपैठ के बाद ईरानी एयर डिफेंस ने F-35 पर की फायरिंग, इसी का हवाला अभी दे रहे थे श्रीवास्तव सर। फायरिंग के बाद F-35 पीछे हटा, IRGC ये कह रहा है। सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में किया था हमला, सेंटकॉम का ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमले का दावा। तो यहां इसको ये भी कह देते हैं कि हमने ये डिफेंस में किया था। अरे भाई साहब, जो आप अटैक कर रहे हैं उसको तो शुरू से ही डिफेंस ही बन रहे हैं। कब आपने कहा कि हमने एग्रेशन किया था? और यहां डिफेंसिव अटैक बनाकर वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से ये सीज फायर का उल्लंघन। कमाल की पहेलियां हैं ये, आपको समझ में आ रही हैं क्या? हमें तो कई बार समझ में नहीं आती। अब आगे देखिए जरा, ट्रंप की ईरान पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। शुरू में ट्रंप की डिमांड थी, अब देखिए अपनी बातों में कितने सारे यू टर्न वो अभी तक ले चुके हैं। रिजीम चेंज होगा, सरेंडर करना होगा, ये सब बातें इसके साथ शुरुआत हुआ था, लेकिन वो सब हुआ है क्या? आप बताइए। अब ये जल्दी क्विकली इसको आगे लेकर जाइए। ये जो पहले की डिमांड थी, उसके बाद परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो, प्रॉक्सी गुट पर पूरी रोक लगनी चाहिए, हुआ है क्या? आप तय कीजिए। अब ट्रंप कह रहे हैं डील बुरी नहीं है, मतलब वो मन बना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उधर से पकड़ लेते होंगे डील बुरी है। अब देखिए, अमेरिका में एक धड़ा कह रहा है ईरान कमजोर होने के बजाय मजबूत हुआ है। रिपब्लिकन कैंप में डर है कि ईरान आने वाले दिनों में फिर से प्रॉक्सी गुट को मजबूत बना लेगा, और ये जो करने गए थे ये ईरान को और उसके प्रॉक्सीज को और मजबूत बना देगा। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। डीबी पांडे सर, क्या ये संक्षेप में, क्योंकि और कुछ एलिमेंट्स है जो मुझको अपने दर्शकों को दिखाना, क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो करने गए थे ये उल्टा ईरान को और उसके समर्थकों को और मजबूत बनाकर चला जाएगा? जब ये हम ये पॉल्स वगैरह करते हैं ना, इस तरीके के पॉल्स किसी भी देश के अंदर, स्पेशली अमेरिका के अंदर, आज की हिस्ट्री में देख लीजिए, उनके पॉल्स के अंदर कभी भी वो लड़ाई के फेवर में नहीं रहे। हाँ। और हमेशा एक समय आता है जब वो सब उस लड़ाई के खिलाफ होते हैं, बट इवेंचुअली जो एक स्ट्रेटेजिक एम होता है, जो ये डिसीजंस होते हैं लीडरशिप के, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते हैं, और पब्लिक को हर टाइम पे आप समझा नहीं सकते इन सब चीज़ों के बारे में। आप जस्ट एक एग्जांपल देखिए चाहिए, अगर 2 महीने तो मैं क्या आपकी बात को ये समझूं कि ये पोल्स एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाते हैं? नहीं, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाते हैं, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए वो बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। हाँ। क्योंकि अगर फर्ज कर लीजिए ईरान के पास में 2 या 3 महीने 4 महीने के अंदर वो कैपेसिटी हो जाती कि वो एक बॉम्ब बनाने की काबिलियत रखता, तो बिल्कुल जो एक मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के अंदर एक जो टर्न था, कंट्रोल था, वो आज की तरीके में जो हो रहा है वो ना हो सकता होता। ठीक है, आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, इसके पास में न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके ऊपर अमेरिका कोई बात नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कहता, जबकि वो ललकारता रहता है सारे टाइम के अंदर। तो ये एक समय था, और ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ अमेरिका का कॉल था, ये पूरे गल्फ नेशंस के। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया के जले ईरान को भी फूक कर चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने जो इनको इबरत दे दी उसके चलते ये ईरान बेचारा बगैर बॉम्ब बनाए पिस रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, वो बिल्कुल बात सही है, बट दूसरी बात ये भी है कि नॉर्थ कोरिया जो है एक प्रॉक्सी वॉर नहीं चला रहा था, जिस प्रॉक्सी वॉर से यूएई और सऊदी अरेबिया भी काफी खफा थे। हम इजराइल को बार फॉकस करते हैं, बट हम ये जो बाकी 2-3 जो देश हैं उधर गल्फ के अंदर, उनके ऊपर नहीं बात करते, क्योंकि जो हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास की जो कार्रवाई है, ये इनकी कार्रवाइयों के, इनके देश के भी खिलाफ है। तो वो एक पूरा जो रीजनल इम्बैलेंस है उसके ऊपर है, और इन चारों देशों के अंदर वो क्षमता नहीं है कि इनके साथ में वो लड़ सकें। तो जाहिर है कि उन्होंने अमेरिका को इतनी पेमेंट दे रखी है, उनको बेसिस दे रखे हैं, और अमेरिकन एक प्रॉमिस है इस चीज के ऊपर करने की कार्रवाई, वो उसको कर रहा है। ठीक है। और आप अगर रजीम चेंज की बात करें, मैं आपको ये 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि ये समझ लीजिए कि मुस्तफा जिसके फादर को मारा गया, आज वो लीडर है, क्या वो वाकई में वो सारी चीजों के ऊपर वापस आ सकता है आज? और अगर वो वापस गया तो क्या एक्चुअली लॉन्ग टर्म पीस रहेगा? सेकंड, क्या तो आप कह रहे हैं इन अ वे हो गया है?
इन अ वे हो गया है, आप ये कह रहे हैं इन अ वे रिजीम चेंज हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मुस्तफा ने अपने फादर की मौत का बदला लॉन्ग टर्म में नहीं लिया या शॉर्ट टर्म में नहीं लिया, तो मुस्तफा फिर ईरान का लीडर कहलाने लायक नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। ईरान पर हमले के फौरन बाद ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया एक्सियोस का यह दावा है, ईरान पर हमले के 24 घंटे के भीतर फोन पर बातचीत हुई थी। ईरान के खिलाफ अगली रणनीति पर चर्चा भी की गई थी। हालांकि इन दोनों के बीच में फोन पर बात जाहिर है अक्सर होती होगी क्योंकि बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, लेकिन वो बातचीत जो मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, लीक होती हैं, उनके संदर्भ में भी कुछ एक चीजें देखिए आपके सामने रख रहा हूं मैं। महाविनाश पर कुछ घंटों का ब्रेक, ऐसा हुआ है क्या? ट्रंप से फोन कॉल के दौरान यह बताया जा रहा है कि नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे और आपको याद होगा उस दौरान यह तक रिपोर्ट किया गया था कि ऐसा लग रहा है जैसे उनके बालों ने आग पकड़ ली हो। ट्रंप ने आज ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया। आज की तारीख जब हम आपसे ये बात कर रहे हैं, आपको ये खबर दिखा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि आज ये हमला होना था, लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं, अभी हमला नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू ने अमेरिकी हमले टालने के फैसले पर नाराजगी जताई। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर लगातार सैन्य हमले जारी रहें। ट्रंप ने साफ कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। ट्रंप नेतन्याहू की फोन पर हुई बातचीत की इनसाइड स्टोरी लीक हुई है। सूत्रों के हवाले से एक्सियोस और CNN की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अब सवाल यह है श्रीवास्तव सर कि ये एक बार ट्रंप ने भी कहा था कि नेतन्याहू वही करेंगे जो हम उनसे करने के लिए कहेंगे, और एक बार नेतन्याहू ने भी अपने अधिकारियों को बताया, जो आखिरकार एजेंसी के माध्यम से बाहर आ गई बात, कि ट्रंप नहीं, मेरा कहा हुआ कुछ ऐसा नहीं है, वो जो उनको लगता है वही करते हैं। ये कहना क्यों पड़ रहा है दोनों को? इसलिए कहना पड़ रहा है कि दोनों के बीच में दिनेश सचमुच में मतभेद है। मतभेद यह है कि ट्रंप ऑफ रैम्प करना चाहते हैं और जहां तक नेतन्याहू है वो चाहते हैं वॉर लंबी खींचे, जितना भी ईरान कमज़ोर हो। और जहां तक बात है कि ईरान कमज़ोर हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा विद ड्यू ह्यूमिलिटी, ईरान कमज़ोर हुआ है, उसके प्रॉक्सीज भी कमज़ोर हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ईरान अब वही ईरान है जो हमले से पहले था, क्योंकि चीज़ें वहाँ नष्ट हुई हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स नष्ट हुए हैं, मिसाइल कैपेसिटी नष्ट हुई है, सप्लाई चेन्स नष्ट हुई है। तो ईरान भी एक तरीके से अब उसमें है, कमजोरी की अवस्था में। नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ये कमजोरी और कमजोर हो जाए, जिससे आगे आने वाले 10-15 सालों तक कोई खतरा नहीं रहे। ये कमजोरी और यही नहीं रुकना चाहिए और कमजोर होना चाहिए। लेकिन अब ईरान क्या चाहता है? ईरान को पता है कि इस वक्त उसने अपना लेवरेज छोड़ दिया, चाहे वो हॉर्मुज के फॉर्म में हो या 440 kg यूरेनियम के फॉर्म में हो, जो विक्ट्री ट्रॉफी की तरह उनको चाहिए। तो उसने अपनी जो शर्तें तो आप ये कह रहे हैं कि हालात ईरान के लिए और खराब हो जाएंगे, इसीलिए इस जगह को वो समझता है कि ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली 88 दिन बाद ईरान में इस बीच इंटरनेट बहाल हुआ है और नेट ब्लॉक्स ने बताया कि सबसे लंबा बैन था किसी देश में, इंटरनेट का सबसे लंबा ब्लैकआउट था इंटरनेट इतिहास का, यह सबसे लंबा ब्लैकआउट। पार्शियली इसको बहाल कर दिया गया है। अब अगली खबर देखिए, गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला, IDF ने हमास लीडर को किया टारगेट, इजराइल के निशाने पर थे मोहम्मद औदे। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर और मोहम्मद औदे के बारे में भी ये सूचना मिल रही है कि वो भी इस हमले में मारे गए हैं। कैप्टन श्याम, उधर ये चल रहा है, हमास के साथ तो ये चल ही रहा है लगातार। तो ये जो कहना कि ऑब्लिटरेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, हमास वाली बात जो लपट है वो तो अभी तक पूरी तरह बुझी नहीं है। दिनेश जी, मैं सीधा 4 बातें जल्दी से कहूंगा। सबसे पहले, अमेरिका इजराइल के कहने पे गल्फ में नहीं आया है। गल्फ के पानी को ठंडा करना उसका अपना मंतव्य है। दूसरी बात, इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरफ जाता रहेगा, करता रहेगा। गल्फ के टारगेट नहीं है उसको रिप्रिमांड कर दिया गया है। अपना काम करो, मुझे करने दो, मेरा अपना तरीका है। तीसरी बात, ये पूरा का पूरा जो पूरी लड़ाई है एम्फीबियस वॉरफेयर, मॉडिफाइड न्यू कॉन्सेप्ट की वॉर है, जिसके लिए पहले 40 दिन एनिविलेशन कहते हैं, सॉफ्टनिंग द बीच। और अब जो RGC के डिप्टी पॉलिटिकल लीडर का जो बयान है, बुशहर जो उनका जो चावार से महासर तक कोई भी टारगेट, आपने टारगेट की बात पूछी थी, वो टारगेट है, स्मेल करने गया था F-35, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। और तो सर ये जो इलाका आप बता रहे हैं कैप्टन श्याम, इसमें उधर IRGC की तरफ से कहा जा रहा है हम इसको कब्रगाह बना देंगे अपने दुश्मनों। मैं वही कह रहा था, डिप्टी पॉलिटिकल लीडर का बयान है कि चाहवार से महासीर तक हर टारगेट जो कोस्टल पर है डिफाइंड है, आओ तुम्हें नस्तनाबूद करेंगे। लेकिन ये एम्फीबियस मॉडिफाइड नॉर्मेंडी टाइप नहीं, अननोन अदृश्य AI के साथ दूर से होगा। वो होगा तो आपको मानना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, ये लद्दाख के पास ये लड़ाई हुई है, लद्दाख के बाद में ये कोस्टल वॉरफेयर का हिस्सा शुरू हो गया है। चाहे एयरफोर्स मारे, चाहे नेवी के एसेट्स मारे। रीपर जो आपने मारा R से
कमानगीर जो उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मारा इसको। MK9 भी भारत में भारतीय नौसेना 4 साल से यूज कर रही है। तो आप जरा यहां पर यह बताइए, जिस सवाल का जवाब आपसे एज इट इज मैं चाह रहा था, वो टाइम, अब मैं आशीष के पास वो लेकर जा रहा हूं। आशीष, आपने कल तो इसको सरकमवेंट किया था, आज आप कुछ देख रहे हैं या ये इसी तरीके से डिफेंसिव अटैक करेगा सेंटकॉम और ये चलता रहेगा इसी और ईरान भी इसको ये नहीं मानेगा कि ये सीज फायर को ब्रीच कर दिया गया तो हम भी फुल थ्रॉटल जाएं? क्या इसी में दोनों भलाई समझ रहे हैं? देखिए, जो दिख रहा है उसमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसमें उस प्रश्न का उत्तर है, जो है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली उसे, या फिर इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू, वो कितना लंबा लेके जाना चाहते हैं। इन पैरामीटर्स पर जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आप ये मान के चलिए कि केवल प्रीकर्सर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं देंगे कि कब होगा, और अगर पता ही चल जाए तो फिर किस तरह की वॉर स्ट्रेटजी, चाहे वो इजराइल की हो या फिर यूएस की। और इसीलिए ये कभी, और उधर एक रायता एक अलग तरीके का फैला हुआ है। वो लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान पे बिल्कुल एतबार नहीं है, पाकिस्तान तो इजराइल के वजूद को मानता नहीं है, तो हम इसमें क्या करें। इधर कतर दोहा में, मतलब ये नए सिरे से क्या सिनेमा बदल के, टॉकीज बदल के फिल्में लगेंगी क्या? ये केवल ये दिखा रहा है कि ये फेज थोड़ा और लंबा खींचेगा। देखिए, अचानक से अब्राहम अकॉर्ड वाला पत्ता फेंक देना, फिर वो कुछ पाकिस्तान वाली चीज ला देना, ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो भी कुछ यूएस और इजराइल की तरफ से किया जा रहा है वो यूनिलैटरल फोकस, यूनिडायरेक्शन। तो हमारे जो प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये वाली पूरी एक फिल्म आप लगाइए, पाकिस्तान वाली सिर्फ इतना ट्रेलर में नहीं चलेगा। तो इस पे एक विशेष एपिसोड आपके लिए अड़ी का आएगा, लेकिन आज आपसे इजाजत चाहिए होगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप तमाम दर्शकों का आभार। आगे इस समय की हेडलाइंस और उसके फौरन बाद आज की बड़ी खबरों का एनालिसिस सत्ता में।